सो हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं एंड 2 में से एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इससे पहले हम पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताता हूँ। ये बुक 7 चैप्टर्स कवर करती है एंड जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो 1940s 50s के बाद से वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ रहे हैं, कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ रहे हैं जिन पर इस बुक में एक एक डेडिकेटेड चैप्टर है। सारे नहीं हैं ऑफ कोर्स क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, बट काफ़ी हद तक ये 7 चैप्टर्स एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रेलेवेंस के हैं कि जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, जो भी चीज़ें अकर हुई हैं दुनिया में पॉलिटिकली जो रेलेवेंट हैं, वो आपको कहीं ना कहीं इस बुक में मिलेंगी। तो इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और एक ख़ास बात इन 7 चैप्टर की ये है कि हर एक चैप्टर में एक ना एक इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़रूर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के एंड में लास्ट चैप्टर में एक बहुत अच्छा, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप का ओवरव्यू पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में। तो 7 चैप्टर्स हैं एंड हर एक चैप्टर में 1 या 2 इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और इसके साथ हम अपनी इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, एक एक टॉपिक पर डे लेके चलेंगे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, अब मैं आपको इतना बता दूं कि पहले एक ओवरव्यू दे दूं इस चैप्टर का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ बाय का मतलब है 2 और पोल्स के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये चैप्टर हमें एक जर्नी में लेके जा रहा है जहाँ पर ये हमें ये समझाएगा कि जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा था जिसको डोमिनेट करता था यूएसए और दूसरा हिस्सा था जिसको डोमिनेट करता था यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इस दौरान दुनिया में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई, और जैसा कि पूरा नाम सजेस्ट करता है इस चैप्टर का एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो हम ये जो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी हम ये पढ़ेंगे कि उसका खात्मा कैसे हुआ, उसका एंड कैसे हुआ। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि आज के टाइम पे यूएसए एग्जिस्ट करता है और यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू अस दैट यूएसएसआर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का मेन कंटेंट। तो मैं आपको बता दूं कि 1945 के बाद, अब आपको पता होगा 1945 में क्या ख़त्म हुआ था। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन इकोनॉमीज़ पूरी तरीके से रूइन हो चुकी थी एंड उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो एक सुपर पावर की तरह या एक मेजर इवन रीजनल पावर की तरह भी उभर पाएँ। तो ऐसे टाइम पर 2 हिस्से दुनिया के बहुत एक्टिवली पावरफुल बन चुके थे। तो पोस्ट 1945 की दुनिया को हम 2 टीम्स में बांट लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, याद कितना कर सकते हैं हम वो एक लिमिटेड अमाउंट है, ब्रेन की कैपेसिटी है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है कि हम जितने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें उतने कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पोस्ट 1945 का जो वर्ल्ड है हम इमेजिन करेंगे कि वो 2 टीम्स में बट चुका है। एक है टीम यूएसए और एक है टीम यूएसएसआर। मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब टीम यूएसए और टीम यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन है और वो कंपटीशन क्या है एक्चुअली में, ये चीज़ पुरानी बुक में ज़्यादा, एक ओल्ड अनएडिटेड वर्जन ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिफाइड थी, बट एक आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दैट द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट or the first block was called as Team USA, or the second part or the second block was called as Team USSR. Now they were in a direct conflict with each other post 1945. Obviously दोनों सुपर पावर्स हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेंगे, बट साथ ही साथ
इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अब आप में से कई लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे कोल्ड वॉर क्या है, बट जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि कोल्ड वॉर को अगर आप सबसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं तो आप इसे एक वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज़, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं विचारधारा, की तरह समझ सकते हैं। तो टीम यूएसए की विचारधारा और टीम यूएसएसआर की विचारधारा के बीच में लड़ाई थी। ये कोल्ड वॉर थी, ये हॉट वॉर नहीं थी। इसमें किसी तरीके की आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्टली नहीं देखी गई। मार्क माई वर्ड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये दोनों बहुत जगह पे लड़े थे। तो कोल्ड वॉर चल रही थी, वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज़ चल रही थी। तो अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये समझना और ये जानना कि कौन सी दो आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टीम यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम था डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी वो सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को। दूसरी तरफ टीम यूएसएसआर पॉलिटिकली कम्युनिज्म was the ideology and economically socialism was the ideology followed by the team USSR। अब दोनों की ये टीम्स हैं, दोनों की आइडियोलॉजीज़ हमें क्लियर हो गई हैं। हमें ये क्लियर हो गया 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में, दो टीम्स में बढ़ चुकी है, टीम यूएसए, टीम यूएसएसआर। अब एक सवाल मेरा आपसे है, आप यूट्यूब पर एक्टिव होंगे एंड आप देखते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो फूड व्लॉगर्स हैं, अब उन दोनों फूड व्लॉगर्स में से कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है या कौन सा ज़्यादा पावरफुल है अगर मैं कहूँ, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? मतलब क्या क्राइटेरिया होगा आपके? या फिर दो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं फूड के, तो उसमें से कौन सा पेज ज़्यादा कह सकते हैं डोमिनेंट है या ज़्यादा पावरफुल है? आपके दिमाग में भी सेम चीज़ आएगी, दैट द नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स और द नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स। ये दो ऐसे क्राइटेरिया है जो बताएगा कौन सी आइडियोलॉजी या कौन सा पेज या कौन सा चैनल ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सा उतना पॉपुलर नहीं है। तो टीम यूएसए एंड टीम यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजीज़ को बाकी कंट्रीज़ में चाहते थे कि फॉलो करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, क्योंकि अगेन इट इज़ अ नंबर्स गेम। यू वांट मोर एंड मोर कंट्रीज़ टू फॉलो योर आइडियोलॉजीज़, ठीक है। तो टीम यूएसए डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म की तरफ थी एंड टीम यूएसएसआर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की तरफ थी। एंड इस पूरे सिनेरियो को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ख़त्म हुई और 1945 से 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक ये चली। 25 दिसंबर 1991 यूएसएसआर टूट जाता है और उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर ज़रूर करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको कोल्ड वॉर के बारे में एंड कौन सी टीम कौन सी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करती है। अब ज़्यादा एम्फोसिस हमारी बुक में टीम यूएसएसआर को दे रखा है, क्योंकि एक्चुअली में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर को सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते थे या बुलाते थे, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन अगर टूटा तो उसके टूटने के कारण क्या थे, उसके टूटने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मतलब परिणाम क्या थे, ऐसी कौन सी बातें थी यूएसएसआर में और ऐसी कौन सी बातें थी यूएसए में जो यूएसए को, आज तक यूएसए एग्जिस्ट करता है एज अ सुपर पावर और टीम यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं कर पाई आज के दौर में। तो वो चुनौतियों के आगे हार गई जो भी बदलते समय की थी। तो हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं टीम यूएसएसआर के बारे में। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया है और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजीज़ थी वो थी दो, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। कम्युनिज्म उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और सोशलिज्म उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। अब इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि सोवियत सिस्टम के कुछ फीचर्स बताइए। तो हमें पता होना चाहिए। अब आप में से जितने लोग इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि इन आइडियोलॉजीज़ के अंदर क्या क्या फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। अब जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये आंसर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कम्युनिज़म, आज की डेट में चाइना भी एक कम्युनिस्ट नेशन है, तो हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिकली सोवियत यूनियन में, जैसे कि आज का चाइना है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी
और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था CPSU या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये हमारा पहला फीचर है जो सोवियत सिस्टम का था। उसके बाद जो सोशलिज्म के बारे में जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं होती है। तो एक और फीचर हमारा सोवियत सिस्टम का, दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड। प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाएगी और जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है या कोई हॉस्पिटल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो उस पर सरकारी कंट्रोल आ जाएगा। थर्ड, इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी वाज प्लान्ड। ऑफ कोर्स एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें प्लानिंग और कंट्रोल इकोनॉमी का कौन करेगा? स्टेट करेगी। इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट। तो ये हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं कुछ चीज़ें इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में, तो हमें इतना क्लियर है कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करेगी, एक सोशल वेलफेयर का सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेगी, जहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो भी मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम गवर्नमेंट खुद अंडरटेक करेगी। और हमारा एक और लास्ट फीचर है दैट ओनरशिप से रिलेटेड। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ, जितनी भी ओनरशिप होगी वो प्राइवेट नहीं होगी, वो ओनरशिप होगी क्या? स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप विल बी द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं प्राइवेटली, बट एक सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये दिखेगा कि एक सोशलिस्ट सिस्टम में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो स्कूल है तो आपको बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट स्कूल्स नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा? आपको सरकारी स्कूल दिखेंगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे। वाई? बिकॉज इन द सोशलिस्ट सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ द होल सोल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़ विच आर देयर। तो ये 4 हमारे फीचर्स हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये बहुत छोटा सा ओवरव्यू है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जब आप ये चैप्टर रीड करना शुरू करेंगे, चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आप चैप्टर ज़रूर रीड करें। बट जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो पहले पेज पर आपको बर्लिन वॉल की एक पिक्चर देखने को मिलेगी। तो बर्लिन वॉल बेसिकली जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी से ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट यूरोप पूरा USSR के साइड था, और बर्लिन वॉल के वेस्ट, यानी कि वेस्ट जर्मनी से जितना भी यूरोप था वो सारा का सारा USA की साइड था। तो इस अराउंड 1989 में इस वॉल को गिराया गया और इसके गिरने से क्या इट इज़ बेसिकली अ मार्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कुछ 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी और कुल मिला के कुछ 28 साल तक ये दीवार एग्जिस्ट करी जर्मनी में। जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बट फाइनली ये वॉल 1989 में गिरी और जिससे क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और आ सकता है, तो इसलिए है ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अब बाकी के टॉपिक्स कवर करने के लिए विल कवर देम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।